हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाएं। और इससे पहले मैंने कल के वीडियो में जो हमने टॉपिक ख़त्म किया था उसके एमसीक्यू कराए थे, यानी जो हमारा टॉपिक था विकास, ठीक है, उससे संबंधित हमने एमसीक्यू देखे थे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से बने होंगे, और जिन लोगों से नहीं बने होंगे उन्होंने क्या किया होगा, दोबारा से उस चीज़ को रीड किया होगा। ओके, तो आपसे अगर जैसे मैंने कल बताया था अगर 15 से ऊपर बन रहे हैं तो बहुत ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से जितना भी हो सके उतना क्या करना है, आपको अच्छा करते चलना है। अपने को 100% अभी देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, प्रेशर होता है। तो उस टाइम पे हम जो 100% होता है उसको भी हम 80 पे ले आते हैं। ओके, तो आपको अभी से अपना 100% दे के वो चलना है, ताकि वहाँ पर 80 आए तो सिर्फ आपका ही 80 नहीं रहे, सबका 80 रहेगा। सबका 80 रहेगा तो आपका भी आराम से उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आपका एक नंबर भी कट रहा है किसी मॉक में या एमसीक्यूज़ में, तो आपको देखना है कि मेरा एक नंबर कहाँ पर कट रहा है। ओके, तो विकास टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम जल्दी जल्दी सारे टॉपिक ख़त्म करेंगे। ये जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, यानी जो खंड है, इसको जो हमारा पेपर आता है सुपरवाइज़र का, वो 4 खंड में आता है। कितने में आता है? 4 में आता है। तो उसको एक खंड है प्रबंधकीय कौशल, यानी मैनेजमेंट स्किल। तो उसके अंतर्गत हम ये सब पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मार्केट से आप बुक लेने जाओगे, मैंने विनर्स की कोचिंग बुक्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप विनर्स की अगर बुक्स लेने जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपको शॉप वाले से बोलना पड़ेगा, बुक स्टोर वाले से, कि मुझे विनर्स की बुक्स दे दीजिए जो अलग अलग है, सेपरेट सब्जेक्ट वाइज है। ठीक है, जैसे प्रबंध की कौशल की अलग होगी, पोषण की अलग होगी, मैथमेटिक्स की अलग होगी। ओके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं को हम बिल्कुल आसान तरीके से धीरे धीरे बहुत बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे। आपको कहीं पर भी अगर कोई समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो अगर वो आपको समझ नहीं आएगा, आगे चल के एग्ज़ाम में होगा क्या, आप अगर आता है तो ठीक है, अगर एग्जैक्ट पढ़ा है आपने तो ठीक है, थोड़ा 19-20 उधर उधर हो गया तो आप बना नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको समझते हुए चलना है, ताकि अगर आप पेपर में क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाए ना, तो आप उसको कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पंचवर्षीय योजनाएं आज हमारा टॉपिक है। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं उनको हम देखेंगे। उससे पहले सबसे हम पहले पढ़ेंगे योजना आयोग को। यह एक सरकारी निकाय था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। आपका पहला एमसीक्यू यहाँ से तैयार होगा। ठीक है, इस टॉपिक का एमसीक्यू यहाँ से मैं तैयार कराता हुआ चलूँगा कि जो योजना आयोग था उसकी स्थापना कब की गई थी। आपको एग्ज़ाम में दे सकता है 15 अप्रैल या 14 मार्च, ऐसे भी कुछ भी दे सकता है। आपको क्या करते हुए चलना है, याद करते हुए चल रहा है। यहाँ पर वो दे सकता है 1947 दे देगा, 1951 दे देगा। तो आपको ये भी समझते हुए चलना है कि कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी। फिर अगला क्या है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 39 यानी 39 पर आधारित है। तो ये भी आपको याद रखना है कौन से अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया था। फिर अगला क्या है, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। मतलब ये योजना आयोग था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गुलजारी नंदा। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपको याद करते हुए चलना है। ये हर एक लाइन से आपको एमसीक्यू बनाना, हर एक लाइन से। फिर अगला क्या है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटेक सिंह अहलुवालिया। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर योजना आयोग था, उसका उद्देश्य क्या था वो समझना है हमें। देखियो, योजना आयोग हम क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये समझना है। पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनको बनाने का, लागू करने का जो कार्य था वो किसका था, योजना आयोग का था। इसलिए हमें योजना आयोग पढ़ना पड़ रहा है, और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते भी हैं। ओके,
तो योजना आयोग का उद्देश्य क्या था, तो वो समझेंगे हम। इसका लक्ष्य देश के में तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तीव्र का मतलब क्या होता है, तेज। संतुलित का मतलब होता है किसी वर्ग को ज़्यादा लाभ ना हो, ना किसी वर्ग को कम लाभ हो, बैलेंस बनाकर आपको चलना है। ठीक है। फिर अगला उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्या है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय, धन, जीवन स्तर में असमानताओं को कम करना इसका उद्देश्य था। यानी किस किस चीज़ में असमानताओं को कम करना था, आय में, धन में, जीवन स्तर में। और ठीक है, अब ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए देश में किसी की आय तो करोड़ों में है और कोई तो बहुत ही नीचे है जिसकी आय बहुत कम है। तो क्या प्रयास रहता है गवर्नमेंट का, सरकार का, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनका क्या काम रहता है कि ऐसी पॉलिसी बनाना है, ऐसे टैक्स हमें लागू करना है ताकि जो आय है वो थोड़ा इक्वल हो। ठीक है। वहीं हम धन की बात करें तो जो ज़्यादा कमाता है उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। तो ज़्यादा टैक्स लगाने का जो कारण होता है वो कारण क्या होता है कि धन के मामले में लोगों को क्या करना है, इक्वल करना है, असमानता नहीं समान करना है। फिर आता है जीवन स्तर। जीवन स्तर बहुत लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा पहनते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं पीते सब कुछ करते हैं। और कुछ लोगों का जीवन स्तर इतना ख़राब होता है कि उन लोगों को कपड़े पहनने के लिए, खाने के लिए भी पैसा नहीं होता है। तो इस सब में भी क्या करना था, उनको बरस सुधार करना था। अगला है गरीबों के उत्थान। उत्थान का मतलब क्या होता है, उनका विकास करना। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो उनके जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है। ऐसे कार्यक्रमों को क्या करना है, तैयार करना और ऐसी क्या बनाना है, पॉलिसी यानी नीतियाँ बनाना है। फिर अगला क्या है, रोज़गार उत्पन्न करना, यानी एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया ढूंढना, रोज़गार देना। ऐसे उद्योगों और परियोजनाओं को बढ़ावा देना जिससे क्या होता है, रोज़गार बढ़ता है। ठीक है। फिर अगला क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद। आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। तो क्या दिया गया है, यह राष्ट्र के प्रयासों और संसाधन के नियोजित विकास के समर्थन में मजबूत करने और संगठित करने हेतु स्थापित एक शीर्ष निकाय है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या होता है, यानी नेशनल डेवलपमेंट कमेटी। इसका क्या काम होता है, यह राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को नियोजित विकास के समर्थन में मजबूत करना और संगठित करने हेतु स्थापित शीर्ष निकाय। मतलब इसका काम ये रहता है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को भारत सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको याद नहीं रखना है कार्यकारी प्रस्ताव वगैरह, आपको सिर्फ डेट याद रखनी है कि कब इसका गठन किया गया था। ओके, 1 मिनट इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ठीक है। चलिए, अब आगे क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों में निम्न मुद्दे शामिल हैं। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों में निम्न मुद्दे शामिल हैं, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद क्या क्या कार्य करता है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अगर आपसे काम पूछे जाते हैं तो आप उसको बता सकते हैं पेपर में कि ये उसके काम होते हैं। पहला क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को मंजूरी देना। ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना और जो भी राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम होते हैं उनको मंजूरी देना, इसके क्या होते हैं, प्राइमरी
वर्क यानी प्राथमिक कार्य होते हैं। ओके, दूसरा क्या है, विकास कार्यों के क्रिया के संबंध में एनडीसी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुविधा उपलब्ध कराई। समन्वय का मतलब होता है दोनों मिलजुल कर क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, विभिन्न विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों हेतु केंद्र सरकार और राज्यों के वित्तीय योगदान को निर्धारित करने में इससे सहायता मिली है। ठीक है, फिर अगला क्या है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया के तहत देश के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों की व्यापक समझ इसने संभव बनाया है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में ऐसा लगता है कि ठीक है, ये एक चीज़ नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नहीं करना है आपको, एक एक चीज़ समझते हुए चलना है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ओके, चलिए आगे। अब जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनका इतिहास हम जानने का प्रयास करेंगे। आपके पेपर में पूछा जा सकता है तो आप उसको बता सकते हैं, नहीं पूछा जा सकता है तो कोई बात नहीं है। अगर आएगा पेपर में तो आपको बहुत आसानी होगा उसका आंसर देने में। ठीक है, चलिए। जोसेफ स्टालिन ये रूस से संबंधित हैं द्वारा विश्व की पहली पंचवर्षीय योजनाएं 1928 टू 32 यानी 1928 से 32 में लागू की गई थी। चीन में पहली बार पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ की सहायता से तीव्र औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। फिर से समझना है हमें। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है, ये मुश्किल नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चीन में पहली पंचवर्षीय योजना 1953-57 के दौरान सोवियत संघ की सहायता से तीव्र औद्योगिक विकास पर बल दिया गया। ये भी आपको याद नहीं करना है। अब याद क्या करना है, जहाँ से भारत स्टार्ट होता है। भारत में सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा सबसे पहले नियोजन प्रारंभ किया गया। स्मरण रहे कि वर्ष 1934 में प्रकाशित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में नियोजन की प्रस्तावना रखी गई थी। तो यहाँ से आपको याद करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, भारत में जो वर्ष 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति स्थापित की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति स्थापित कब की गई थी? 1938 में। इनको आपको देखो, मैं क्या करता हूँ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा स्टार बनाता हूँ, जो कम इम्पोर्टेंट है उस पर कम स्टार बनाता हूँ। इसको आप 2 स्टार मान लीजिए। 2 स्टार का मतलब होता है इसको आप 2 बार रिवीजन कर लीजिए, आता है तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए। इस पर भी आप 2 स्टार बनाइए, आता है तो ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, इस पर आपको 3 स्टार बनाना है, यानी इसको आप महत्वपूर्ण, इसका मतलब ये नहीं कि 3 बार पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, चलिए। भारत में, ठीक है, ये आधा हो गया था। इसके बाद इसके तत्कालीन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कालांतर में अंग्रेजी सरकार द्वारा केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड का गठन किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा सलाहकार बोर्ड का गठन कौन सी किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो केसी नियोगी। ठीक है, और राष्ट्रीय योजना समिति के जो उस टाइम के 1938 में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्या है, मुंबई के उद्योगपतियों द्वारा वर्ष 1944 में बॉम्बे प्लान को प्रारंभ किया गया था। तो इस लाइन से आपके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको कब प्रारंभ किया गया था? 1944 में। कहाँ के उद्योगपतियों द्वारा? तो मुंबई के उद्योगपतियों द्वारा। क्लियर हो गया ना? चलिए, अब आगे क्या दिया गया है। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना के माध्यम से इस दिशा में क्या उठाए गए? कदम उठाया गया। ठीक है, इसके अलावा श्री रमन्ना नारायण ने
गांधीवादी योजना एवं M.N. राय ने जन योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। वर्ष 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में, यानी 1951 में। चले आगे। अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग। नीति आयोग क्या है, इसको हम समझते हुए चलेंगे। देखो, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले तक नीति आयोग की जगह क्या था? योजना आयोग था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति आयोग ने किस आयोग की जगह ली है, तो किस आयोग की जगह ली है? योजना आयोग की जगह किसने ली है? नीति आयोग ने ली है योजना आयोग की जगह। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसका जो पूरा नाम है नीति आयोग का, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया। तो इसका क्या हो गया? NITI। तो क्या हो गया? नीति। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। याद रहे यानी स्मरण रहे कि भारत सरकार का नीति प्रबुद्ध मंडल है, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। ठीक है, अब इसकी स्थापना मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आगे क्या है? राज्यों को आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल करने, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। देखो, राज्यों को आर्थिक नीति निर्माण, यानी राज्यों के लिए जो इकोनॉमी से संबंधित जो नीति बनेंगी उसके निर्माण का कार्य रहता है इसका। सहकारी संघवाद, संघवाद का मतलब होता है, इसको संघवाद को मैं एक बार समझाता हूँ। जैसे इंडिया में क्या है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। तो दोनों स्वतंत्र होते हैं अपने आप में कार्य करने के लिए। इसको क्या बोला जाता है? संघवाद बोला जाता है। सहकारी संघवाद का मतलब ये होता है कि सब अपने हिसाब से कानून बनेंगे और सबका अलग अलग कानून बनेंगे। ठीक है, चलिए नीति आयोग के उद्देश्य क्या क्या है समझिए। राज्य सरकारों को यह आर्थिक नीति निर्माण में शामिल करके यह सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहन देता है। कौन सी भावना को प्रोत्साहन देता है? सहकारी संघवाद की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि कौन सी भावना को प्रोत्साहन देता है, तो सहकारी संघवाद को। और साथ में सतत का मतलब मैं समझा चुका हूँ। समावेशी का मतलब होता है सब जगह समा जाना। समावेशी का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी योजना आती है तो उसका मतलब पूरे भारत में उसका लाभ मिलना चाहिए, सभी नागरिकों को उसका क्या मिलना चाहिए? लाभ। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कैसा भी हो, उस सबको क्या लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा। अर्थात वो योजना सब तक पहुंच जाएगी, उसको क्या बोल देते हैं हम? समावेशी विकास बोलते हैं। ठीक है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि आर्थिक विकास को से समाज के हर वर्ग को लाभ हो। अगला क्या है? यह आयोग दीर्घकालिक रणनीतिक योजना बनाता है और साथ ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक और तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। क्लियर हो गया इतना? अब नीति आयोग की संरचना क्या है, यानी नीति आयोग में कौन कौन होता है, इसका जो नीति आयोग बनता है किसके से मिलकर बनता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने हेतु नवाचार यानी इनोवेशन और ज्ञान पर आधारित नीतिगत सुधारों को प्रोत्साहन देता है। ये सब उसके क्या है? कार्य हैं। अब इसकी संरचना क्या है, यानी इसमें कौन कौन होता है?
तो जो उसका मुखिया होता है यानी चीफ होता है, अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? पीएम होता है, देश का पीएम होता है। देश का पीएम कौन है? वही इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अगला क्या है? शासी परिषद, मतलब इसमें जो लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? सभी मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बता देना है ना। फिर है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में कौन है? सुमन के बैरिये। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसका जो नियुक्ति होती है, वो सिलेक्शन होता है, वो कौन करता है? तो कौन करता है उसका सिलेक्शन? तो भारत का पीएम करता है। ठीक है, वर्तमान में कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष? सुमन बेरी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि कौन होता है इसका अध्यक्ष, तो आपको बता देना है कि प्रधानमंत्री होता है। और अगर नाम पूछा जाता है तो आपको प्रधानमंत्री का नाम बता देना है। उपाध्यक्ष आपको याद रखना है कि वर्तमान में सुमन के बेरी हैं। अब क्षेत्रीय परिषद यानी राज्यों में पर जो परिषद बनाई जाती है, इसके लिए वो उसका क्या सीन रहता है? इन परिषदों का गठन किसी विशिष्ट कार्यकाल के लिए विशिष्ट मुद्दों पर किया जाता है। इसमें संबंधित क्षेत्रों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, विशेष आमंत्रण मतलब इनकी योग्यता क्या क्या होती है वो समझिए। अनुभवी विशेषज्ञ होना चाहिए, पेशेवर व्यक्ति होनी चाहिए, प्रधानमंत्री द्वारा इसमें नामित किए जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या केंद्र सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए। वर्तमान में इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? वी.वी.आर. सुब्रमण्यम। ओके, क्लियर होता चल रहा है? चलिए अब आगे हम पढ़ने वाले हैं योजना आयोग में और नीति आयोग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन योजना आयोग एंड नीति आयोग। चलिए एक मिनट। तो भारत में पंचवर्षीय योजना, तो योजना आयोग में और नीति आयोग में हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। ठीक है, योजना आयोग के पास राज्यों पर नीति लागू करने की शक्ति होती है। वहीं अगर हम नीति आयोग की बात करें, यह मूलतः एक प्रबुद्ध मंडल या सलाहकारी संस्था के रूप में काम करता है। देखो ये क्या करता है? नीतियाँ लागू करता है, लेकिन ये क्या करता है? सलाहकारी संस्था के रूप में काम करता है। ठीक है, सलाह देने का कार्य करता है। ओके, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके पास राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं हेतु सरकार के मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति होती है। इसके पास क्या होता है? राष्ट्रीय और यानी नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए सरकार के मंत्रालयों को जो धन होता है उसको आवंटित यानी बंटवारा करने के लिए शक्ति प्रदान होती है। नीति आयोग के पास धन आवंटन से संबंधित कोई शक्ति नहीं होती है, जबकि ये शक्तियाँ सिर्फ वित्त मंत्रालय के पास होती हैं। यह रूसी मॉडल पर आधारित है। इसका मॉडल भारत के 5 महापुरुषों की शिक्षा पर आधारित है। योजना आयोग के केंद्र सरकार की भूमिका अधिक होती है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका समान होती है। अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति हेतु इसमें कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आवश्यकता के आधार पर इसमें अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। वो योजना आयोग के सचिवों की नियुक्ति एक मानक प्रक्रिया द्वारा की जाती है और इसमें की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग के CEO की नियुक्ति की जाती है। तो आपको ये सारे अंतर याद रखना है। ओके, चलिए आगे।
तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1951 से 1956, ठीक है। और ये कौन से मॉडल पर आधारित है? हैरोल्ड डोमर मॉडल। आपसे क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो आपसे ये डेट पूछी ली जाएगी, ठीक है, एमसीक्यू हो गया आपका ये। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन से मॉडल पर आधारित है, तो दूसरा एमसीक्यू हमारा ये हो गया। तो हर लाइन से आपको एमसीक्यू बनाते हुए चलना है, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि क्या होगा, हमें पेपर में बहुत आसानी होगी, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। क्लियर हो गया। यह किस पर आधारित थी? कृषि का विकास इस योजना का आदर्श वाक्य था, यानी इसका मुख्य फोकस क्या था? इस योजना का क्या था? इस योजना का मुख्य फोकस कृषि का विकास। देखिए यो योजनाएं क्या थी? 5 साल की होती थी। इनमें क्या एक टारगेट फिक्स किया जाता था कि हमें 5 वर्ष में ये अचीव करना है और इसमें ये चीज़ बदलाव करनी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमें कृषि को बढ़ावा देने की जो टारगेट रखा गया था कि हमें 5 साल में कृषि को बढ़ाना है, ठीक है। यानी प्राथमिक क्षेत्र को इस योजना में प्रोत्साहन दिया जाता है। देखो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र है, इसको थोड़ा हम समझेंगे क्या होता है। हमारी अर्थव्यवस्था के 3 पिलर होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्राथमिक सेक्टर, दूसरा होता है द्वितीयक, तीसरा होता है तृतीयक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलते हैं टर्शरी। अब एक स्लाइड लेता हूँ मैं। देखिए तो 3 बताए थे मैंने, ठीक है। 3, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। तो जो प्राइमरी होता है, फर्स्ट वाला होता है, इसमें क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, यानी कृषि आती है। यानी कृषि से जो भी मुनाफा हमें होगा, ठीक है, वो किस में आएगा? प्राइमरी में आएगा। मुनाफा या कृषि जो पहले इसमें जो कृषि से संबंधित जो भी काम होंगे वो किस में आएगा? प्राइमरी में आएगा। जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, डेयरी हो गया, ये सब किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में आएगा। किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। कृषि और कृषि से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं इसमें आता है। कृषि से बाद प्राइमरी सेक्टर के बाद जो प्रोसेसिंग एरिया होता है, जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर का काम क्या होता है? जैसे कृषि में मान लियो गेहूँ होते हैं। अब गेहूं से क्या बनेंगे? ब्रेड बनेंगे। तो ब्रेड का क्या हो जाएगा? एक फैक्ट्री में बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उसमें बेसिकली क्या आते हैं? उद्योग आते हैं, फैक्ट्रियां आती हैं, ठीक है। यानी इससे चीज़ आती है, ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया, इससे यहाँ पर चीज़ प्रोसेस होने के लिए आती है, तो इससे सेकेंडरी होता है। अर्थात इसमें क्या आता है? उद्योग आते हैं। जैसे ब्रेड बनेंगे, ब्रेड फैक्ट्री में बनेंगे, छोटी फैक्ट्री हो चाहे बड़ी फैक्ट्री, इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। जैसे फॉरेस्ट आते हैं प्राइमरी में, फॉरेस्ट से अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, लकड़ी से कोई चीज़ बनाते हैं, वो किस में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। अगर टर्शरी में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है जो सेवा क्षेत्र होती है। सेवा मतलब जैसे बैंक हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें, ईटीसी, वकील, सब जो भी चीज़ आप देखते हो वो सब किस में आती है? जिससे सेवा संबंधित है वो किस में आती है? टर्शरी में आती है। क्लियर हो गया आपका। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। ओके, तो इसका जो उद्देश्य था प्राथमिक क्षेत्र, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीज़ आती है उसको बढ़ाने का इसका कार्य था, उद्देश्य था। वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास की शुरुआत की गई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास की शुरुआत कब की गई थी? तो पहला क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि 1952 में की गई थी। बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? क्लियर हो रहा है ना? कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी?
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको आंसर देते चलना है। चलिए आगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना वर्ष 1935 में की 53 में की गई थी, 53 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी, इतने में की गई थी। और कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई, तो पहली में की गई थी। ठीक है, फिर अगला क्या है, वर्ष 1956 के अंत तक देश में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT स्थापित किए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT स्थापित किए गए थे, यानी 1956 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके की गई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 1955 में की गई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना। किसके जगह की गई थी, किसका राष्ट्रीयकरण करके किया गया था, इंपीरियल बैंक। ठीक है, भारत को प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए जो कुल रुपए खर्च के लिए जो टारगेट रखा गया था, वो क्या कुल कितने रुपए व्यय करना था, 2069 करोड़ रुपए, जो बाद में उसको बढ़ाकर 2378 रुपए तक पहुंचा दिया गया था। ठीक है, इस अवधि के दौरान देश में कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल हीराकुंड दामोदर घाटी बांध। इस योजना के तहत बजट की राशि निम्नलिखित तरीके से, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भागड़ नागल हीराकुंड और दामोदर कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की गई थी परियोजनाओं का मतलब होता है ये बांध होते हैं, बांध बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब कौन से क्षेत्र के लिए कितने रुपए दिए गए थे वो देखिए। कृषि एवं सिंचाई का मुख्य फोकस था सबसे ज़्यादा इस पर। ठीक है, दूसरा उद्योग के लिए थोड़ा कम, परिवहन और कम्युनिकेशन के लिए इतना, सामाजिक सेवाओं के लिए इतना। अब इसमें वृद्धि हुई, क्या घाटा हुआ, इसका जो टारगेट रखा गया था वो पॉजिटिव रहा कि नेगेटिव रहा, वो समझेंगे हम। उल्लेखनीय इस योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 8% की वृद्धि हुई दर्ज की गई। और इस योजना को जो टारगेट रखा गया था वो क्या रखा गया था कि हमें कृषि में क्या करना है, 2.1% का क्या करना है, विकास करना है, यानी बढ़ोतरी यानी पॉजिटिव करना है। लेकिन इसमें वृद्धि कितनी हुई थी, 3.6, यानी जो टारगेट रखा गया था उससे ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई। क्लियर होगी पंचवर्षीय योजना पहली। आपको ऐसे ही पढ़ते चलना है, सारी पंचवर्षीय योजना इसी तरीके से पढ़ते हुए चलना है। अब इसको मैंने पढ़ा दिया। अब जो हमारे आगे की पंचवर्षीय योजना रहेंगी, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसको मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। बस आपको घर पे पढ़ना है, मेहनत करना है। ठीक है, तो जो मैंने पढ़ाया उसका एक बार रिवीजन कर लेना। इस पंचवर्षीय योजना के आगे भी आप पढ़ सकते हैं, ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते चलना मस्त तरीके से, हमें सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है, थैंक यू।